ठीक हमारी ग्रेजुएशन की फेयरवेल डिनर वाली शाम को मेरी गर्लफ्रेंड ने सबके सामने ये ऐलान कर दिया कि उसके पेट में पल रहा बच्चा स्कूल के उस लड़के का है जिसे सब पसंद करते थे। हर कोई मुझे हमदर्दी भरी नजरों से देख रहा था। मैंने शांति से अपनी ड्रिंक की आखिरी बूंद खत्म की और बस इतना कहा, ठीक है। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि मैं 4 लंबे सालों से इसी दिन का इंतजार कर रहा था। आखिरकार अब मुझे गरीब होने का नाटक नहीं करना पड़ेगा और मैं अपनी विरासत लेने घर लौट सकता था। अपनी खरबों डॉलर की पुश्तैनी दौलत मैंने सर पीछे झुकाया और बियर का वो आखिरी कड़वा घूंट हलक से नीचे उतार लिया। मेरे गले के नीचे हर कोई कृपया एक पल के लिए शांत हो जाइए, मुझे कुछ कहना है। तो सूचिंग युआन की आवाज सिसकियों में डूबी हुई थी और वो बहुत बेचारी लग रही थी। पूरे कमरे में अचानक मौत जैसा सन्नाटा छा गया, सिवाय एक लड़की के जो मेरे सामने बैठी थी, जिसका नाम शिया यू था। वो कोई ड्रामा देखने वाले की तरह खुश नहीं थी, बल्कि उसकी साफ आंखों में फिक्र की एक झलक साफ दिख रही थी। चिन्मो, चलो अब ब्रेकअप कर लेते हैं। ओ मेरा ये बर्ताव उसकी उम्मीदों से बिल्कुल अलग था। उसने जो लंबा चौड़ा भाषण तैयार किया था वो उसके गले में ही अटक कर रह गया। उसने मुझे बड़ी ही रुखी नजरों से देखा। आसपास के लोग भी कानाफूसी करने लगे। चिन्मो, क्या तुम्हें कुछ भी पूछना नहीं है? सूचिंग युआन ने अपना होंठ चबाया, जैसे उसे लग रहा हो कि मेरा ये बर्ताव उसका अपमान है, उस ब्रेकअप का जो उसने इतनी मेहनत से तैयार किया था। क्या मुझे अभी उस किराए के कमरे से बाहर निकलना होगा? मैं बस ये सब जल्दी खत्म करना चाहता था, इसलिए सूचिंग युआन के चेहरे का रंग उड़ गया, जैसे मेरी बातों ने उसका गला ही रुंध दिया हो। चिन्मो, तुम्हारे कहने का आखिर क्या मतलब है? तभी उसकी सबसे अच्छी दोस्त झांग लिली तुरंत उछल पड़ी और मेरी नाक पर उंगली रखकर मुझे डांटने लगी। सूचिंग युआन प्रेग्नेंट है और तुमसे नाता तोड़ रही है, और तुम्हें बस उस खटारा किराए के कमरे की पड़ी है। क्या तुम मर्द भी हो? सही कहा, सूचिंग युआन 4 साल तक तुम्हारे साथ थी। वो जरूर अंधी रही होगी। तुम जैसा कंगाल लूजर सूचिंग युआन को कोई भविष्य नहीं दे सकता। अब तुम्हारे पास उसे रोकने के लिए एक शब्द तक नहीं है। मैंने उन शोर मचाने वाली फालतू बातों पर ध्यान देने की कोई परवाह नहीं की, बस सूचिंग युआन की तरफ देखता रहा और उसके जवाब का इंतजार करने लगा। वो वहां मौजूद सबकी हैरान नजरों के बीच मुड़ी और एक एक कदम बढ़ाकर लिन फैन की तरफ जाने लगी। लिन फैन सोफे पर ऐसे टिक कर बैठा था जैसे कोई राजा अपनी जीत का इनाम पाने का इंतजार कर रहा हो। सूचिंग युआन ने उसका हाथ थाम लिया और एक एक शब्द पर जोर देते हुए कहा, चिन्मो, ध्यान से सुन लो, मैं जिससे प्यार करती हूँ वो लिन फैन है, हमेशा से वही था, और मेरे पेट में पल रहा बच्चा भी उसी का है। ये सुनते ही भीड़ में शोर मच गया। अनगिनत निगाहें मुझ पर स्पॉटलाइट की तरह पड़ रही थीं, जैसे मुझे शर्मिंदगी के खंभे से बांध देना चाहती हूं। लिन फैन खड़ा हुआ और बड़ी सहजता से सूचिंग युआन को अपनी बाहों में भर लिया। चिन्मो, 4 साल तक क्लासमेट होने के नाते, और चूंकि तुम्हारा और सूचिंग युआन का कुछ इतिहास रहा है, तो तुम्हारे उस किराए के कमरे के बारे में क्या ख्याल है? मैं तुम्हारा किराया भर दूंगा, तुम बस नौकरी ढूंढने पर ध्यान दो, और प्रेगनेंसी के दौरान सूचिंग युआन को परेशान करने मत आना। उसने बड़े घमंड के साथ मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में एक विजेता की अकड़ और दान देने वाला भाव भरा था। कोई जरूरत नहीं है, मैं आज ही वहां से निकल जाऊंगा। तुम दोनों को आने वाली खुशियों की ढेरों मुबारकबाद, और जल्द ही बच्चा भी हो। मैं तमाशा देखने वाली भीड़ को चीरते हुए उस प्राइवेट रूम के दरवाजे की तरफ बढ़ गया। चिन्मो, तुम कितने डरपोक हो। तुम तो ये पूछने की हिम्मत भी नहीं जुटा पाए कि क्या इन 4 सालों में तुमने कभी मुझसे प्यार भी किया था। वो तो मुझे एक हारे हुए लाचार लूजर की तरह गिड़गिड़ाते हुए देखना चाहती थी, पर मेरे कदम नहीं रुके। मैंने दरवाजा खोला और बाहर निकल आया। मेरे पीछे गहरा सन्नाटा छा गया, पर उसके तुरंत बाद कानाफूसी और गॉसिप का बाजार और भी गर्म हो गया। क्या वो अभी मुस्कुराया था? तेरी तो क्या वो गुस्से से पागल तो नहीं हो गया? कितना बेचारा है, इतना बड़ा धोखा मिला इसे। सिर्फ शिया यू मुझे जाते हुए देख रही थी। उसकी साफ आंखों में उलझन और हैरानी साफ दिख रही थी। गलियारे की हवा कमरे के मुकाबले कहीं ज्यादा ताजा थी। मैंने एक लंबी सांस ली और पिछले 4 सालों से खुद पर महसूस हो रहे उस अदृश्य बोझ को उतार फेंका। आखिरकार इसी पल वो बोझ पूरी तरह से चकनाचूर हो गया। मैंने अपना फोन निकाला और जाने पहचाने अंदाज में वो नंबर दबाया जो मुझे जुबानी याद था। हेलो ओल्ड वांग, छोटे मालिक। आखिरकार आपने मुझे फोन करने का फैसला कर ही लिया। इस ड्रामे में मेरा किरदार अब खत्म हो गया है। मैं गलियारे की दीवार के सहारे टिक गया और खिड़की से शहर की जगमगाती रोशनी को देखने लगा। गाड़ी आपके स्कूल के गेट पर पहुंच चुकी है। मैं तुरंत आपको लेने आता हूं। क्या हमें क्लाउड पीक पैलेस के पेंट हाउस चलना चाहिए या फिर पश्चिमी इलाके वाली हवेली में? अभी कोई जल्दी नहीं है। मैं वो सारे लजीज पकवान खाना चाहता हूं जिनका स्वाद मैंने 4 सालों से नहीं चखा है। मैं केटीवी से बाहर निकला तो गेट पर ठंडी हवा का एक झोंका मुझसे टकराया। रात के आसमान के नीचे मेरा नशा अब लगभग उतर चुका था। सड़क के किनारे एक काली रॉल्स रॉयस फैंटम खामोशी से खड़ी थी। छोटे मालिक, वापस आने पर आपका स्वागत है। मैंने सिर हिलाया और झुककर अंदर बैठ गया। मुलायम चमड़े की उस सीट ने मेरे शरीर को जैसे बाहों में भर लिया हो। गाड़ी के अंदर लकड़ी की भीनी भीनी खुशबू आ रही थी, जो उस केटीवी के अंदर की शराब, सस्ती बियर और सिगरेट की बदबू से बिल्कुल अलग थी। केटीवी से अभी अभी ओल्ड वांग, गाड़ी बढ़ाओ जी छोटे मालिक।
मैं सीट पर पीछे की तरफ झुक गया और अपनी आंखें बंद कर लीं। याद करने लगा कि कैसे 4 साल पहले मैं इस कहानी का हिस्सा बना था और चिन परिवार का इकलौता वारिस बन गया था, जो राजधानी का सबसे रईस खानदान है। पर इससे पहले कि मैं एक अमीर शहजादे की जिंदगी का एक भी दिन बिता पाता, मुझे सिस्टम नाम की एक चीज ने बताया कि मुझे कहानी के हिसाब से ही चलना होगा और कहानी खत्म होने तक चिन्मो नाम के एक गरीब छात्र का किरदार निभाना होगा, वरना दुनिया के नियम मेरा वजूद मिटा देंगे। रही बात मेरे अरबपति पिता की, तो वो भी सिस्टम की पाबंदियों में बंधे थे। हर महीने गुजारे के लिए मेरे कार्ड में ठीक 2000 आरएमबी भेजने के अलावा उन्हें मुझसे किसी भी तरह का फालतू संपर्क रखने की इजाजत नहीं थी। आखिरकार मैंने वो बुरा दौर पार कर लिया। ओल्ड वॉन्ग ने एक बिल्कुल नया बॉक्स आगे बढ़ाया। अगली सीट से छोटे मालिक आपका फोन बिना किसी पछतावे के। मैंने पुराना फोन गाड़ी के कचरे के डिब्बे में फेंक दिया। नया फोन चालू करते ही मैसेज और मिस्ड कॉल की बाढ़ सी आ गई। उनमें से ज्यादातर एक ही फोन नंबर से थे, जो बुढ़े के नाम से सेव था। मेरे पिता, जिन्हें मैंने 4 सालों से नहीं देखा था, ओए बदतमीज लड़के, आखिरकार तुमने फोन उठाने का फैसला कर ही लिया। वांग ने तुम्हारे सारे कार्ड अनलॉक कर दिए हैं, बिना किसी लिमिट वाला ब्लैक कार्ड जितना मन चाहे खर्च करो। आज रात उस कबाड़खाने में वापस मत जाना। तुम्हारी माँ ने क्लाउड पीक पैलेस वाला घर तुम्हारे लिए साफ करवा दिया है, बस वहीं जाकर रहो। वॉइस मैसेज की एक के बाद एक झड़ी लग गई, जिसमें उस रईसी अंदाज वाली परवाह भरी थी। मुझे समझ आ गया। बैंकिंग ऐप में जीरो की लंबी लाइन देखकर मेरा सिर चकराने लगा। आखिरकार यही वो पूंजी है जिसकी मदद से मैं अब आराम की जिंदगी जी सकता हूं। ठीक उसी पल केटीवी वाले क्लासमेट्स का वीचेट ग्रुप, जिसका नाम पार्टी कभी खत्म नहीं होती था, वो चमकने लगा। झांग लिली ने सबको टैग किया, दोस्तों एक धमाकेदार खबर है। मैं अभी केटीवी से बाहर निकली और अंदाजा लगाओ मैंने क्या देखा। मैंने उस कंगाल लूजर चिन्मो को एक रॉल्स रॉयस फैंटम में बैठते देखा और उसकी नंबर प्लेट पर 5-8 थे। ग्रुप चैट में 3 सेकंड के लिए सन्नाटा छा गया। क्या तुम मजाक कर रही हो लिली? क्या तुमने ज्यादा पी ली है? 5-8 वाली रॉल्स रॉयस फैंटम, क्या वो शहर के सबसे अमीर आदमी की गाड़ी नहीं है? चिनवोनली, तेरी तो दोनों का सरनेम चिन है। कहीं चिन्मो अरबपति चिन का नाजायज बेटा तो नहीं? भगवान, ये कहानी तो बहुत ही खतरनाक मोड़ ले रही है। तभी सूचिंग युआन भी सामने आई। लिली बकवास मत करो। उसके बात करने का अंदाज बहुत हड़बड़ी भरा था, जैसे वो मेरा बचाव कर रही हो, पर असल में वो खुद को यकीन दिलाना चाह रही थी। बकवास नहीं है, मैंने अपनी आंखों से देखा है। 100% सच है। अगर यकीन नहीं आता तो खुद बाहर आकर देख लो। गाड़ी अभी अभी निकली है। लिन फैन का भी मैसेज आया, एक कुटिल मुस्कान वाली इमोजी के साथ। शायद किराए की होगी। आजकल बहुत सी वेडिंग प्लानिंग कंपनियां ये सर्विस देती हैं। दिखावा करने और अपनी ईगो को तसल्ली देने के लिए एक दिन के लिए किराए पर लेना समझ आता है। आखिर उसे अभी बहुत बड़ा झटका लगा है। उसकी इस बात से ज्यादातर लोग तुरंत सहमत हो गए। बिल्कुल, ये पक्का किराए की ही है। मैंने कहा था ना, अगर वो सच में अरबपति होता तो क्या एक अरबपति का बेटा 4 साल तक ऐसे मामूली कपड़े पहनता? ये बस झूठी शान है। कितना बेचारा है, बस थोड़ी सी इज्जत बचाने के लिए। वो सच में बहुत आगे बढ़ गया है। ग्रुप के मैसेज देखकर मैंने अपना सिर झटक दिया, पर यह भी ठीक ही है। बात को थोड़ा और आगे बढ़ने देते हैं जब तक उन्हें सच पता नहीं चल जाता। उनका टूटना बहुत ही दिलचस्प होगा। और रही बात मेरी, तो सब कुछ ऊपर से देखने वाले इकलौते दर्शक के रूप में ये एहसास वाकई नया है। रॉल्स रॉयस रॉयल कुजीन के सामने जाकर रुक गई। ये एक छिपा हुआ शानदार हवेलीनुमा घर है। एक संकरी गली के अंदर वो बड़े लाल दरवाजे मजबूती से बंद थे, जिनसे एक ठंडी और रातसी शान झलक रही थी। बूढ़े वांग के दरवाजा खटखटाने पर पारंपरिक सूट पहने मैनेजर बाहर आया और उसके पीछे वेट्रेस खड़ी थी। वीआईपी का स्वागत है, वीआईपी का स्वागत है। मैं नहीं बल्कि यंग मास्टर यहां आए हैं। मैनेजर की मुस्कान तुरंत गायब हो गई और उसके चेहरे पर गहरा खौफ छा गया। वो भागकर गाड़ी के सामने आया और झुककर बोला, यंग मास्टर आपका स्वागत है। आप वापस आ गए। मैंने बस एक हूं की आवाज निकाली और फिर अंदर कदम रखा। अपना सबसे बेहतरीन पर्पल हेवन हॉल खोलो, वहां की हर खास डिश लेकर आओ, और बुद्धा जम्प्स ओवर द वॉल वाली डिश सबसे बड़ी प्लेट में लाना। जी मैं अभी सब इंतजाम करता हूं। मैनेजर के माथे पर पसीना आ गया था। वो जल्दी से मेरे पीछे आया और गलियारों से होते हुए हम पर्पल हेवन हॉल पहुंचे, जहां फर्नीचर बेहद कीमती लकड़ी से बना था, जो आलीशान था। जैसे ही मैं बैठा, मेरा फोन बज उठा। वो शाओयू यू थी। उसने पूछा, चिन्मो यू, जो फोटो तुमने पोस्ट की है वो रॉयल कुजीन की है ना? तुम्हें कैसे पता चला कि मेरे डैड वहां के मेंबर हैं? मैं एक बार उनके साथ गई थी। तुम वहां क्यों गए थे? उसकी नजरों में मैं अब भी वही गरीब स्टूडेंट था जिसे केएफसी में खाने से पहले 100 बार सोचना पड़ता था। मैं बस वहां से गुजर रहा था और वो जगह बहुत खूबसूरत थी, तो मैंने एक फोटो खींच ली। अच्छा, तो ये बात है। वैसे क्या तुमने खाना खा लिया? अभी नहीं, बस केटीव से निकली हूं। तो फिर क्यों न हम साथ में खाना खाएं? जैसे ही ये बात मेरे मुंह से निकली, मैं खुद एक पल के लिए ठिठक गया। दूसरी तरफ कुछ सेकंड तक सन्नाटा छाया रहा। फिर एक बहुत ही धीमी आवाज आई, क्या ये ठीक रहेगा? बिल्कुल, मैं तुम्हें लोकेशन भेजता हूं।
तुम टैक्सी लेकर यहां आ जाओ। उसकी आवाज में एक ऐसी खुशी थी जिसे वो छिपा नहीं पा रही थी। बहुत जल्द मेज पर सारा खाना सज चुका था। बुद्धा जम्प्स ओवर द वॉल को एक बड़े से चीनी मिट्टी के बर्तन में परोसा गया था। उसकी खुशबू बहुत ही लाजवाब और लुभावनी थी। मैंने एक चम्मच भरकर चखा। जैसे ही वो मेरे मुंह में गया, उसका स्वाद एकदम बेहतरीन और शाही था। पिछले 4 सालों की सारी मेहनत वसूल हो गई थी। मैं जी भर के दावत उड़ाने ही वाला था। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई और शाओयू अंदर आई। ढेर सारे पकवानों को देखकर वो इतनी हैरान थी कि अंदर आने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। मैंने कहा, यहां आओ और बैठो। तुमने तो कहा था कि तुम बस वहां से गुजर रहे थे। असल में मैंने तुमसे झूठ बोला था। सच तो यह है कि मैं इस जगह का मालिक हूं। उसे मेरी बात पर बिल्कुल यकीन नहीं हुआ। जल्दी से खा लो इससे पहले कि यह ठंडा हो जाए। उसने एक निवाला खाया और उसकी आंखें चमक उठी। ये बहुत स्वादिष्ट है, लेकिन ये जगह बहुत महंगी होगी ना? क्या तुमने अपनी पूरी पॉकेट मनी इस पर खर्च कर दी? वो सच में बहुत भोली थी। मैंने कहा, डरो मत, आज मेरी लॉटरी लगी है। क्या सच में? कितनी लॉटरी लगी है? मैंने 10 करोड़ जीते हैं। उसने आगे कुछ नहीं कहा और अपना सिर झुका लिया। वो सूप पीती रही। शायद उसे लग रहा था कि मैं बस लंबी लंबी फेंक रहा हूं। मैंने भी उसे ज्यादा सफाई नहीं दी और बेहतरीन खाने का लुत्फ उठाने लगा जो मैंने 4 साल से नहीं खाया था, क्योंकि मुझे अपनी इमेज बनाए रखनी थी। मैं रोज सिर्फ सादे बन खाता था। अब मुझे अपने पेट की कसर पूरी करनी थी। आधे खाने के बाद मैंने अपना कोट उतारा। मैं जरा वॉशरूम होकर आता हूं। जैसे ही वो गई, मैंने तुरंत ओल्ड वांग को फोन मिलाया। तफ्तीश कहां तक पहुंची है? यंग मास्टर, आपको रिपोर्ट देनी है। क्या अब सब साफ है? लिनफान के पिता का नाम लिनजांग गुओ है। वो लिन ग्रुप के चेयरमैन हैं। लेकिन लिन ग्रुप का बिजनेस पिछले कुछ सालों से बहुत बुरा चल रहा है। उनकी कंपनी कर्ज में डूबी है और दिवालिया होने की कगार पर है। इस डूबती नैया को बचाने के लिए लिनजांग गुओ की नजर अब चियन परिवार पर है। वो लिनफान की शादी चियन परिवार में कराना चाहते हैं। चियन परिवार? उस नाम ने मुझे किसी की याद दिला दी। जी सर, वो चियन ग्रुप की मिस चियन रोशवेई हैं। वो आपकी पूर्व मंगेतर हैं। चियन रोशवेई का वो खूबसूरत मगर पत्थर जैसा चेहरा मेरे दिमाग में आ गया। वो एक बेहद सख्त मिजाज सीईओ थी, जो पूरे शहर के बिजनेस जगत में अपनी बेरुखी के लिए मशहूर थी। वो मेरी पार्टनर थी। बचपन का वो रिश्ता जो मेरे डैड ने तय किया था। मेरे यहां आने के कुछ समय बाद ही उसने खुद ये सगाई तोड़ दी थी। वजह यह थी कि उसे मेरा पढ़ाई और करियर पर ध्यान न देना पसंद नहीं था। वो सोचती थी कि मैं बस सारा दिन आवारागर्दी करता हूं। उस वक्त मैं अपनी चाल चलने में मसरूफ था, इसलिए मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया। किसे पता था कि घूम फिर कर हम फिर से एक दूसरे के सामने आ जाएंगे। तो सुकिंग युआन के पेट में जो बच्चा है, लिनफान उसका इस्तेमाल करेगा ताकि चियन रोशवेई को सगाई के लिए मजबूर कर सके। जी सर, मामला कुछ ऐसा ही लग रहा है। वो उन्हें धोखे में रखकर फंसाना चाहता है ताकि चियन परिवार को झुकना ही पड़े। आखिरकार चियन परिवार के उसूल बहुत ही सख्त हैं। अगर ये खबर बाहर आ गई कि मिस चियन रोशवेई के मंगेतर का बाहर कोई नाजायज बच्चा है, तो इससे उनके खानदान की बदनामी होगी। कितना नादान है वो। उसे लगता है कि चियन रोशवेई भी सुकिंग युआन जैसी ही कोई मामूली लड़की है। वो औरत जो चियन ग्रुप की सीईओ की कुर्सी पर बैठी है, उसकी चालें आम लोगों के मुकाबले 10,000 गुना ज्यादा गहरी हैं। लिनफान की ये छोटी हरकतें उसकी नजर में बच्चों के खेल जैसी होंगी। लेकिन सुकिंग युआन का क्या? क्या उसे लिनफान के इस इरादे के बारे में पता है? मिस सू को शायद इसका थोड़ा बहुत अंदाजा है, पर पूरी सच्चाई नहीं पता। वो बस ये जानती है कि लिनफान एक अमीर खानदान से है और उसे एक बच्चा चाहिए। पर उसे ये नहीं पता कि शुरू से लेकर अब तक वो लिनफान की इस पूरी साजिश में महज एक मोहरा थी। उसे लगता है कि ये किसी रोमांटिक फिल्म जैसा है जहां शादी उसकी जिंदगी बदल देगी। वो इस बात से बेखबर है कि काम निकल जाने के बाद उसे बेरहमी से दूध में से मक्खी की तरह निकाल फेंका जाएगा। दिलचस्प है, मैं तो बस शांति से अपनी जिंदगी जीना चाहता था। लेकिन जब कोई जानबूझकर मेरे सामने आएगा तो फिर मैं भी उसे मजा चखा कर ही दम लूंगा। ओल्ड वोंग जी, यंग मास्टर, हुक्म दीजिए। लिन ग्रुप के जितने भी लेनदार हैं उन सबको खबर पहुंचा दो। अभी के अभी उन्हें बता दो कि मैं वापस आ गया हूं। कल सुबह तक मुझे इस शहर में लिन ग्रुप का नामो निशान नहीं दिखना चाहिए। जी यंग मास्टर, मैं अभी इसी वक्त इस काम पर लग जाता हूं। फोन रखकर मैंने अपनी चाय की चुस्की ली। लिनफान और चियन रोशवेई जैसे बड़े किरदारों के लिए अब मैं तैयार था। क्या तुम सब असली विलेन का सामना करने के लिए तैयार हो? खेल तो अभी बस शुरू हुआ है। जब योयू वापस आई तो उसकी आंखें लाल थीं। क्या हुआ? कुछ नहीं, बस ग्रुप चैट में कुछ लोगों से बहस हो गई थी। मैंने अपना फोन उठाया और उस चैट ग्रुप को खोला जहां सब झगड़ रहे थे। झांग लीली ने पता नहीं कैसे मेरी रॉयल कुजीन में खाते हुए फोटो ढूंढ ली और उसे ग्रुप में डाल दिया। उसने लिखा कि चिन्मो ने सिर्फ रॉल्स रॉयस किराए पर नहीं ली, बल्कि दिखावा करने रॉयल कुजीन भी पहुंच गया। देखो, इसने अपनी पूरी स्कॉलरशिप उड़ा दी होगी। ये झूठा घमंड सिर्फ मुसीबत लाता है। पता नहीं लोग ऐसा क्यों करते हैं। ईमा, अब बस भी करो।
पैसे थोड़े सोच समझकर खर्च किया करो। भविष्य में जब तुम नौकरी ढूंढोगे तब तुम्हें इन पैसों की बहुत जरूरत पड़ेगी। इन लोगों का लहजा हमेशा इतना घमंडी क्यों होता है? क्या तुम सब पागल हो गए हो? वो अपने पैसों से अच्छा खाना खा रहा है, उससे तुम्हें क्या लेना देना? तुम सबके सब बस उससे जल रहे हो। अरे शाओयू, तुम इतना क्यों भड़क रही हो? क्या तुम्हें उसके लिए बुरा लग रहा है? देखा जाए तो तुम दोनों की जोड़ी सही है, एक कंगाली में डूबा हुआ लड़का और एक दिखावटी लड़की। सच में तुम दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हो। जबान संभाल कर बात करो। इसके बाद भद्दी और कान फाड़ने वाली गालियां शुरू हो गईं। चियोयू साफ तौर पर उनका मुकाबला नहीं कर पा रही थी। मैंने उसके हाथ से फोन छीन लिया, एक लाइन टाइप करके मैसेज भेज दिया। कुएं के मेंढकों की टोली, क्या खुद को आसमान की विशालता पर चर्चा करने के लायक समझते हो? उसे भेजने के बाद मैंने तुरंत ग्रुप छोड़ दिया। यूं देखो उसकी आंखें कैसे फटी की फटी रह गईं। बेवकूफों की टोली से कुछ भी कहना बेकार है। मैंने फोन उसे वापस थमा दिया, कहीं तुम्हारा दिमाग भी इनके जैसा न हो जाए। वो काफी देर तक सुध-बुध खोई खड़ी रही, फिर अचानक वो खिलखिलाकर हंस पड़ी। उसकी आंखों के कोनों में आंसू अभी सूखे नहीं थे, लेकिन उसकी मुस्कान बारिश के बाद निखरे आसमान जैसी उज्जवल थी। उसने धीरे से कहा, तुम बदल गए हो, है ना? एक गहरी नजर के साथ उसने सिर हिलाया। मजबूती से। पुराने तुम हमेशा सिर झुकाकर सब सह लेते थे। आज के तुम ऐसा लगता है जैसे तुम चमक रहे हो। शायद यह पैसों की चमक है। चलो, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूं। कोई जरूरत नहीं, कोई जरूरत नहीं, मैं टैक्सी कर लूंगी, फिर मिलते हैं, यूयू ने हड़बड़ाहट में कहा, हाथ हिलाते हुए। रात में एक लड़की का अकेले बाहर होना सुरक्षित नहीं है। मैंने एक और शब्द नहीं कहा। उसे कलाई से पकड़कर प्राइवेट रूम से बाहर लाते हुए। उसका हाथ बहुत ठंडा था। जैसे ही मैंने उसे पकड़ा, उसका पूरा शरीर अकड़ गया और उसके गाल तेजी से गुलाबी हो गए। दरवाजे के बाहर ओल्ड वोंग रोल्स रॉयस के पास इंतजार कर रहे थे। फैंटम मुझे आते देख उन्होंने सम्मान से झुककर दरवाजा खोला। चियायू पूरी तरह पत्थर बन गई थी। अविश्वास के कारण उसका छोटा सा मुंह खुला का खुला रह गया। वहां ऐसे खड़े क्या देख रही हो? यह क्या यह कार वाकई तुम्हारी है? उसकी आवाज कांपी। अगर नहीं तो और किसकी? किराए की है शायद। मैंने उसे चिढ़ाने के लिए लिन फैन के अंदाज की नकल की। चियायू का चेहरा लाल टमाटर जैसा हो गया। शायद खुद को जोकर महसूस कर रही थी। अंदर बैठो, मेरी बड़ी परोपकारी जिया। मैंने उसकी घबराई हुई हालत में उसे कार के अंदर खींचा। अंदर का माहौल थोड़ा अजीब था जिया। यूयू ने अपना सिर झुका लिया और अपनी उंगलियों से खेलने लगी। काफी देर बाद उसने फुसफुसाते हुए एक सवाल पूछा, क्या तुम वाकई चिनवानली के बेटे हो? तो फिर तुमने स्कूल में गरीब होने का नाटक क्यों किया? जिंदगी का अनुभव लेने के लिए। यह बहाना काफी अच्छा है। वह काफी देर तक चुप रही, फिर अचानक उसने गंभीर नजरों से मेरी तरफ देखा। तो सुकिंग युआन के साथ तुम्हारा ब्रेकअप, तुम्हें जरा भी दुख नहीं हुआ ना? मैं भला दुखी क्यों हूं उस औरत के लिए जिसने पैसों के लिए भावनाओं को धोखा दिया। यह इसके लायक नहीं है, लेकिन आखिर 4 साल का वक्त था। किसी को साफ तौर पर समझने के लिए 4 साल का वक्त लगा। इसे एक सबक समझो। और वैसे मैंने एक मिशन पूरा कर लिया है। हाँ, एक बहुत जरूरी मिशन जिया। यूयू को सब समझ आ गया था। उसकी आंखों में दर्द की झलक, बेचैनी और एक ऐसी भावना थी जिसका उसे अभी एहसास नहीं हुआ था। कार उसके अपार्टमेंट के गेट पर पहुंच गई। एक सेकंड रुको। जब उसने सीट बेल्ट खोली तो मैंने उससे वापस बुलाया और थमा दी। घर की बनी बियर की एक बोतल। यह तंत्रिकाओं को शांत करने और नींद में मदद करती है। थोड़ा पीना और फिर अच्छी नींद लेना, ठीक है? पिछले 4 सालों में यह मेरे कुछ शौकों में से एक था। जिया। यूयू ने वह गुनगुनी बोतल ले ली और उसकी आंखें चमक उठीं। शुक्रिया चिन्मो। उसे गलियारे की तरफ भागते हुए देखते हुए मैंने अपनी मुस्कान समेट ली। ओल्ड वोंग, जिया यूयू के पारिवारिक बैकग्राउंड की थोड़ी जांच कीजिए। जी, क्या कुछ और करना है सर? कोई जरूरत नहीं, मैं बस यह जानना चाहता हूं कि क्या वह वाकई उतनी ही सरल है जितनी दिखती है। बाहर से देखने पर साजिशों से भरी इस दुनिया में अगर वह रोशनी की एक किरण भी है तो मुझे उसकी शुद्धता की पुष्टि करनी होगी। क्लाउड पीक पैलेस के पेंट हाउस स्वीट में लौटकर मैंने खुद को विशाल मसाज बाथटब में डाल दिया और नहाने के बाद उस विलासिता का आनंद लिया जिसे मैंने काफी समय पहले खो दिया था। मैंने 82 की लाफिट का एक गिलास डाला। गरीबी में बिताए उन 4 सालों के नाम एक जाम। फोन बजा। ओल्ड वांग थे, छोटे मालिक। लिन, ग्रुप खत्म हो गया है। इतनी जल्दी? हाँ। ओल्ड वांग की आवाज शांत थी। आपके बस एक शब्द पर राजधानी के वित्तीय हलकों ने पूरी रात काम किया, लोन वापस ले लिए और 3 घंटे से भी कम समय में शेयर गिरा दिए। उन्हें दिवालियापन और परिसमापन घोषित करना पड़ा। लिन, झांग गुओ को अचानक ब्रेन हेमरेज हो गया और वे अभी इमरजेंसी में हैं। समझ गया। लिन फैन और सुकिंग युआन का क्या हुआ? दोनों अस्पताल में हैं। खबर है कि उनके बीच जबरदस्त बहस हुई थी। सुकिंग युआन की प्रेगनेंसी को खतरा हो गया था और उसे इमरजेंसी रूम में भर्ती होना पड़ा। रोकेशवा की तरफ से भी रातों रात पार्टनरशिप रद्द कर दी गई। बहुत अच्छे। एक और बात सुश्री जिया के बैकग्राउंड के बारे में। उनके दादा पुराने जनरल जिया जेनगुई हैं। झांग जेनगुई, वह नाम बिजली की गूंज जैसा था। देश के संस्थापक दिग्गज। सीधे शब्दों में कहें तो किन परिवार अमीर हो सकता है?
लेकिन जिया परिवार के सामने हम सिर्फ व्यापारी हैं, उससे ज्यादा कुछ नहीं। जिया यूयू असल में तीसरी पीढ़ी की एक रईस है, फिर भी उसने खुद को एक कमजोर इंसान के रूप में पेश किया। आखिर योजना क्या है? खबर है कि बुजुर्ग जिया चाहते थे कि वह अनुभव कर सके एक साधारण व्यक्ति का जीवन, परिवार की शान में अंधा हुए बिना आजादी से बढ़ना। मैं खिलखिलाकर हंस पड़ा। पता चला कि मैं अकेला अभिनेता नहीं था, सिवाय इसके कि वह पूरी तरह सच्ची थी। तो क्या आप सुश्री जिया के साथ संबंध जारी रखेंगे सर? मुझे उसमें दिलचस्पी बढ़ती जा रही है। फोन काटते हुए मैंने जिया यूयू के मोमेंट्स देखे। उसका ताजा स्टेट्स आधे घंटे पहले की बियर की बोतल की फोटो थी, जिसके नीचे कमेंट में गुड नाइट लिखा था। किसी ने अपने दादा को बचाया था। उन्होंने पूछा, यूयू यह किस तरह की शराब है? पैकेजिंग बहुत ही साधारण है, एक नजर में तो यह किसी घटिया क्वालिटी की नकल लगती है। जिया यूयू ने जवाब दिया, दादाजी ये एक दोस्त ने घर पर बनाई है, यह वाकई स्वादिष्ट है। एक दोस्त शब्द देखकर मेरा मूड अचानक बहुत अच्छा हो गया। अगली सुबह मैं देर तक सोया और फिर जिम जाकर आधे घंटे तक दौड़ लगाई। ये 8 पैक एब्स ही पिछले 4 सालों की मेरी एकमात्र उपलब्धि थे। नहाने और तरोताजा होने के बाद मैंने खुद नाश्ता बनाने का फैसला किया। केकड़े के अंडों वाले बंस और लॉबस्टर दलिया अभी परोसा ही गया था। तभी डोरबेल बजी। जिया यूयू हाथ में थर्मल लंच बॉक्स लिए बाहर खड़ी थी। गुड मॉर्निंग, उसने थोड़ा शर्माते हुए कहा। मैं आज सुबह पास में ही जॉगिंग कर रही थी और तुम्हारे लिए कुछ नाश्ता लाना चाहती थी। मेरी माँ ने बनाया है। मेरे पीछे नाश्ते का शानदार इंतजाम देखकर उसकी मुस्कान जम गई और आंखों में निराशा झलक उठी। तुम खा चुके हो? अभी नहीं, मैंने एक तरफ हटते हुए कहा। बिल्कुल सही समय पर आई हो, मेरे साथ खाओ। वह घर के अंदर आई। मेरे बनाए नाश्ते को देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। तुमने ये बनाया? मैं थोड़ा बहुत जानता हूं। मैंने थर्मल बॉक्स खोला, अंदर कद्दू का दलिया और खरगोश के आकार के रेड बीन बंस थे। तुम्हारी माँ का हुनर वाकई शानदार है। तुम्हारे बनाए केकड़े के अंडों वाले बंस भी बढ़िया हैं। आपसी तारीफें खत्म हुई। नाश्ता करने के बाद जिया यूयू ने बर्तन धोने की पहल की। मैं सोफे पर बैठकर फोन देख रहा था। ट्रेंडिंग हैशटैग था लिन ग्रुप दिवालिया। दूसरे नंबर पर था गर्वित युवा मालिक किन की राजधानी में वापसी। कमेंट सेक्शन चर्चा से भरा हुआ था। कुछ लोग लिन फैन और सूकिंग युवान का मजाक उड़ा रहे थे, तो कुछ मेरे गरीब होने के नाटक से हैरान थे। कुछ लोग तो मुझसे इत्तेफाक से मिलने की उम्मीद भी कर रहे थे। इन कमेंट्स को देखते हुए मेरे चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आ गई। अचानक रसोई से एक चीख और बर्तन टूटने की आवाज गूंजी। मैं अंदर भागा और देखा कि जिया यूयू की उंगली कट गई थी और खून बह रहा था। क्या हुआ? मैंने उसका हाथ पकड़ा। गलती से मेरा पैर फिसल गया। वह दर्द से इतनी डर गई थी कि उसकी आंखों में आंसू आ गए। मैं उसे खींचकर लिविंग रूम में ले आया। फर्स्ट एड किट निकालते हुए मैं जमीन पर बैठ गया। इसमें थोड़ी जलन होगी, सहने की कोशिश करना। उसने आज्ञाकारी भाव से सिर हिलाया। जैसे ही एंटीसेप्टिक जख्म पर लगा, उसका शरीर थोड़ा कांप उठा। मैंने ऊपर देखा और उसकी नम आंखों से मेरी नजरें मिली। माहौल अचानक ही बदल गया। ऐसा लगा जैसे मेरे दिल की धड़कन रुक गई हो। मैंने नीचे देखकर उसे पट्टी बांधी हो गया। अगली बार ज्यादा सावधानी रखना। मैं सफाई करने के लिए खड़ा हुआ, तभी अचानक उसने पीछे से मुझे कसकर गले लगा लिया और अपना तपता हुआ चेहरा मेरी पीठ पर टिका दिया। मेरी पीठ के पीछे मेरा पूरा शरीर सुन पड़ गया। उसकी आवाज लड़खड़ा रही थी, लेकिन दृढ़ता से भरी थी। मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। कॉलेज के पहले दिन से ही, जब तुमने मेरी किताबें उठाने में मदद की थी। मैं पिछले 4 सालों से तुम्हें पसंद करती हूँ। मैं अपनी जगह पर जड़ होकर खड़ा रह गया। मेरा दिमाग एकदम सुन्न हो गया। शिया यू का वो इकरार शांत झील में फेंके गए पत्थर जैसा था, जिसने हजारों लहरें पैदा कर दी। मेरे पजामे के ऊपर से भी उसका बदन बहुत कोमल महसूस हो रहा था। मैं उसके सीने की तेज धड़कने महसूस कर सकता था। मेरा मतलब कुछ और नहीं है। उसने जल्दी से सफाई दी कि मैं खुद को रोक नहीं पाई। बस तुम्हें बताना चाहती थी, तुम्हें जवाब देने की जरूरत नहीं है। मैं ये कहकर चली जाऊंगी। वो हाथ छोड़ने ही वाली थी, लेकिन जैसे मुझ पर कोई धुन सवार हो गई। मैंने हाथ आगे बढ़ाया और मजबूती से उसकी कलाई पकड़ ली। न जाने क्यों मेरी आवाज भारी हो गई थी। उस वक्त मैं गरीब, अकेला और मायूस सा रहता था। तुम्हें मैं पसंद क्यों आया? क्योंकि तुम बहुत दयालु हो। मैंने तुम्हें चुपके से गलियों की बिल्लियों को खाना खिलाते देखा, और बारिश में एक छोटी बच्ची को अपनी छतरी देते हुए भी। मेरी नजर में तुम बिल्कुल भी गरीब नहीं थे। तुम शराफत और बेहतरीन परवरिश की जीती जागती मिसाल थे। मैं दंग रह गया। तो बात यह थी कि किसी अनजान कोने से कोई मुझे देख रहा था, जिस पर मेरा कभी ध्यान ही नहीं गया। कोई हमेशा चुपचाप मुझ पर नजर रख रहा था। मेरा दिल भर आया और मुझे एक अजीब सा सुकून महसूस हुआ। मेरा गला रूंध गया। क्या तुम्हें मेरी असली पहचान के बारे में पहले से पता था? शिया यू एक पल के लिए रुकी और फिर जोर जोर से सिर हिलाकर मना करने लगी। नहीं, अगर मुझे पहले पता होता तो मैं यहां आने की हिम्मत कभी न करती। उसकी उन सच्ची और घबराई हुई आंखों को देखकर मुझे उस पर यकीन हो गया। शक की आखिरी धुंध भी अब आखिरकार छंट चुकी थी। मैंने प्यार से उसकी नाक खींची। पागल लड़की। फिर मैंने उसे खींचकर वापस सोफे पर बिठा लिया। क्या तुम्हारे हाथ में अब भी दर्द है? अगर तुम इसे चूम लोगे तो दर्द चला जाएगा।
ये कहकर उसने अपना चेहरा उस सफेद खरगोश वाले तकिए में छिपा लिया। ये छोटी सी लड़की तो सच में छेड़ना जानती है। अब मैं उसके करीब झुका और उसके सिर पर एक बोसा दिया, कुछ इस तरह। उसने नजरें ऊपर उठाईं। उसके गाल शर्म से लाल हो गए। तुमने गलत जगह चूम लिया। उसके भरे हुए होठों को देखकर मेरी नजरें गहरी हो गईं और मेरी उंगलियां उन्हें सहलाने लगीं। तुम चाहती हो मैं यहां चूमूं? वो हल्का सा कांपी और धुंधली आंखों से सिर हिलाकर हां कह दिया। पर यह सही नहीं होगा। मैं सीधा होकर बैठ गया और नाटक करने लगा। एक लड़की को अपनी मर्यादा बनाए रखनी चाहिए। शियायू मुझे ऐसे टकटकी लगाकर देखने लगी जैसे कोई अजूबा देख रही हो। मैंने बात बदलने के लिए अपना गला साफ किया। क्या तुम्हारे घर वालों को इस बारे में पता है? वो घबराने लगी। मेरे दादाजी जरा पुराने ख्यालात के हैं। उन्हें लग सकता है कि हमारे खानदानों का कोई मेल नहीं है। जनरल शियाजेंग दुओ जैसे लोग वाकई एक व्यापारी परिवार को नीची नजर से देखते हैं और उन्हें सम्मान नहीं देते। फिक्र मत करो, एक व्यापारी के पास अपने रास्ते होते हैं। अपने दादाजी को मुझ पर छोड़ दो। मैंने अपना फोन निकाला और पुराने वांग को मैसेज करके बुजुर्ग शिया के शौकों का पता लगाने को कहा। जवाब बहुत जल्दी आया कि बुजुर्ग शिया को पुरानी नायाब किताबों और शराब के खोए हुए पुराने नुस्खों का जुनून है। आजकल वो जो यून स्प्रिंग वाइन वाली एक इकलौती किताब को लेकर परेशान है। इतिहास का छात्र होने के नाते मुझे वो किताब जुबानी याद है। जो राइस वाइन मैंने शियायू को दी थी वो असल में उसी जू यून स्प्रिंग का एक आसान रूप था। अब होने वाले दादा ससुर को मनाना तो पक्का ही समझिए। मैं बहुत खुश था। मैं शियायू को स्टडी रूम में ले गया जहां चारों तरफ किताबों की अलमारियां और दुनिया का एक बड़ा सा नक्शा था। एक बार फिर वो पूरी तरह हैरान रह गई। मैंने कंप्यूटर चालू किया ताकि उसे इंडस्ट्री की ढेरों रिपोर्ट्स दिखा सकूं, जैसे चिप्स का भविष्य और नई ऊर्जा वाली बैटरियों में हुई तरक्की। क्या ये सब तुमने लिखे हैं? हाँ। शियायू के साथ रिश्ता पक्का होने के बाद मेरी सुस्त जिंदगी काफी रंगीन और दिलचस्प हो गई। हम सोफे पर चिपक कर पुरानी फिल्में देखते थे, रोमन हॉलिडे से लेकर चाइनीज ओडिसी तक, और किचन में साथ मिलकर खाना बनाना सीखते थे। मैंने उसे चीन की 8 महान पाक कलाओं के बारे में सिखाया। उसने मुझे पश्चिमी पेस्ट्री बनाना सिखाया। हम साथ में जिम जाते थे, जहां मैं ट्रेडमिल पर पसीना बहाता और वो योगा मैट पर स्ट्रेचिंग करती थी, बिल्कुल मेरे बगल में। दिन यूं ही बीतते गए। आज का दिन कितना प्यारा और आरामदायक है। मैं शराब के तहखाने में था और जो यून स्प्रिंग वाइन को फिर से बनाने की कोशिश कर रहा था। पुराने वांग ने मुझे फोन किया। छोटे मालिक, सुकिंग युआन कंपनी के लॉबी में आई है। वो आपसे मिलने की जिद कर रही है और सुबह से हंगामा मचा रही है। सुकिंग युआन मुझे थोड़ा बहुत याद था। लिन परिवार के दिवालिया होने के बाद से वो लंबे समय से गायब थी। मुझे लगा था कि वो लिन फान के साथ वापस गांव चली गई होगी। मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है, मैंने साफ मना कर दिया। लेकिन उसने कहा है कि अगर वो आपसे नहीं मिली तो वो कंपनी की छत से कूद जाएगी। पुराने वांग की आवाज में थोड़ी हिचकिचाहट थी। नीचे काफी रिपोर्टर जमा हो गए हैं और तमाशबीन भी बहुत हैं। इससे कंपनी की बदनामी हो रही है। पहले रोना, फिर तमाशा करना और फिर जान देने की धमकी देना। उसे बस यही सब आता है। मैं बेरुखी से हंसा। उसे नजरअंदाज करो और इंतजार करने दो। मैंने फोन काट दिया और वापस शराब बनाने के अपने काम में जुट गया। शाम होने पर मैं आराम से अपनी गाड़ी चलाकर कंपनी की इमारत की तरफ गया। वो इमारत मेरे नाम पर चिन ग्रुप का मुख्यालय है, जो राजधानी की सबसे शानदार इमारतों में से एक है। इस वक्त इमारत के नीचे लोगों की भारी भीड़ जमा थी। कैमरों और लेंसों के साथ रिपोर्टरों ने उस जगह को इतने घेरे में ले लिया था कि वहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता था। सुकिंग युआन ने पुराने फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे। उसका चेहरा पीला पड़ गया था और वो अपने भारी गर्भवती पेट के साथ जमीन पर बैठकर फूट फूट कर रो रही थी। वो बहुत बेहाल और बेबस लग रही थी। चिन्मो, तुम एहसान फरामोश इंसान, अभी बाहर आओ। तुमने 4 साल तक मेरी भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया। अब जब तुम कामयाब हो गए हो तो मुझे दूध में से मक्खी की तरह निकाल फेंकना चाहते हो। क्या तुम इंसान भी हो? मेरे पेट में पल रहा ये बच्चा तुम्हारा है। अगर तुमने जिम्मेदारी लेने से मना किया तो मैं सबके सामने तुम्हारी कंपनी के आगे ही अपनी जान दे दूंगी। वो चिल्ला चिल्ला कर मुझ पर आरोप लगा रही थी। आसपास के लोग खुसर फुसर कर रहे थे और उसकी तरफ इशारा कर रहे थे, जबकि कैमरों की फ्लैश लगातार चमक रही थी। मैंने थोड़ी दूर पर गाड़ी खड़ी की और खिड़की नीचे करके चुपचाप उसका तमाशा देखने लगा। मेरे बगल में बैठी शिया यू ने थोड़ी चिंता में पूछा कि वो ऐसा क्यों कह रही है कि बच्चा तुम्हारा है। क्या उसने माना नहीं था सबके सामने कि ये लिन फान का बच्चा है? हताशा इंसान को कुछ भी करने पर मजबूर कर देती है। बस इतना ही मैंने शांति से कहा। लिन फान अब खुद को भी बचाने के काबिल नहीं रहा। वो अब उससे चिपकी नहीं रह सकती, इसलिए वो वापस आकर मुझसे मोटी रकम ऐंठना चाहती है। तो अब हमें क्या करना चाहिए? क्या हमें नीचे जाकर सफाई देनी चाहिए? कोई जल्दी नहीं है, मैंने सिर हिलाकर मना किया। उसे थोड़ी देर और तमाशा करने दो। जितना ज्यादा हंगामा होगा उतना ही अच्छा है। और जैसा सोचा था, कुछ ही देर में लिन फान भी वहां पहुंच गया। वो सुकिंग युआन से भी ज्यादा बदहाल लग रहा था। बढ़ी हुई दाढ़ी और धंसी हुई आंखें। उसने एक शिकन भरा सूट पहना था और उस हैंडसम लड़के का कहीं नामो निशान नहीं बचा था, जैसा वो कॉलेज के दिनों में दिखता था।
क्या तुम पागल हो गई हो? ये तुम क्या बकवास कर रही हो? लिनफान उसे ऊपर खींचने के लिए दौड़ा। मैं बकवास कर रही हूं? लिनफान, तुम नीच धोखेबाज। सुकिंग युआन ने जैसे ही उसे देखा, उसका गुस्सा और भी बढ़ गया। तुमने मुझसे पहले क्या कहा था? तुमने कहा था कि तुम मुझसे शादी करोगे और मुझे और बच्चे को घर दोगे, और जैसे ही तुम्हारा परिवार दिवालिया हुआ तो तुमने मुझे छोड़ने की सोची। मैं तुम्हें बता दूं, ऐसा कभी नहीं होगा। मेरा मतलब तुम्हें छोड़ना नहीं था। लिनफान इतना घबराया हुआ था कि वो पसीने से तरबतर हो गया। वो इसलिए क्योंकि मेरे पिता अभी भी मुश्किल में हैं। मेरे पास अब तुमसे निपटने की बिल्कुल ताकत नहीं बची है। पहले मेरे साथ वापस चलो। यहाँ सबके सामने मजाक मत बनो। मैं तब तक वापस नहीं जाऊंगी जब तक चिन्मो मुझसे मिलने बाहर नहीं आता। सुकिंग युआन ने मजबूती से खंभे को पकड़ लिया जैसे वो मरने को तैयार हो, पर वहां से जाने को नहीं। वो दोनों रिपोर्टरों के कैमरों के सामने ही एक दूसरे से बहस करने और उलझने लगे। ये किसी कॉमेडी नाटक से कम नहीं था। मैंने देखा कि वक्त बिल्कुल सही है और फिर अपना फोन निकालकर पुराने वांग को फोन किया कि अस्पताल के डीएनए टेस्ट के नतीजे वहां मौजूद सभी मीडिया वालों को भेज दो। जी मालिक। कुछ मिनटों बाद वहां मौजूद रिपोर्टरों को लगभग एक साथ एक ईमेल मिला। जब उन्होंने उस ईमेल को ध्यान से देखा तो हर किसी की जैसे सांसें थम गईं। वो अस्पताल की लाल सरकारी मुहर वाला डीएनए टेस्ट का नतीजा था जिसकी पूरी कानूनी मान्यता थी। उस रिपोर्ट में बिल्कुल साफ लिखा था कि सुकिंग युआन के गर्भ में पल रहे भ्रूण का जैविक पिता 99.99% तक लिन फान ही है और मुझसे यानी चिन्मो से उसका कोई खून का रिश्ता नहीं है। मगर क्या सच सबके सामने आ गया था। वहां अचानक शोर और हंगामा मच गया। बापरे, तो बच्चा सच में लिन फैन का ही है। ये औरत सिर्फ पैसे ऐंठना चाहती थी। इसने यहां आकर छोटे मालिक चिन को बदनाम करने की हिम्मत की। वाकई घिनौना है। ये तो आस्तीन के सांप वाली बात हो गई। छोटे मालिक की किस्मत ही खराब थी जो उन्हें ऐसी एक्स गर्लफ्रेंड मिली। सुचिंग युआन और लिन फैन ने भी वो रिपोर्ट देख ली थी। दोनों सन्न रह गए, खासकर सुचिंग युआन। उसका चेहरा सफेद पड़ गया। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। उसने शायद कभी यह सोचा भी नहीं था कि मैं इतनी जल्दी अपना तुरूप का इक्का चल दूंगा। जब वो पहली बार प्रेग्नेंट हुई थी तभी मैंने ओल्ड वांग की मदद से अस्पताल के जान पहचान वालों से उसके और लिन फैन के खून के नमूने लेकर डीएनए टेस्ट करवा लिया था। मैं कभी भी बिना तैयारी के मैदान में नहीं उतरता। ठीक इसी पल सायरन बजाती हुई पुलिस की गाड़ी वहां आ पहुंची। गाड़ी से कई अफसर बाहर निकले और सुचिंग युआन के पास जाकर अपना बैज दिखाया। मिस सुचिंग युआन, आप पर जबरन वसूली और मानहानि का शक है। कृपया हमारे साथ थाने चलिए। सुचिंग युआन पूरी तरह टूट गई और जमीन पर गिरकर बेबसी में विलाप करने लगी। लिन फैन भी एक तरफ बुद्ध बनकर खड़ा रहा, जैसे किसी ने उसकी रूह खींच ली हो। आखिरकार ये तमाशा खत्म हुआ। मैंने गाड़ी का शीशा ऊपर चढ़ाया और वहां से निकलने लगा। रुको, शिया यूयू ने अचानक मुझे आवाज दी। उसने शीशा नीचे किया और कुछ दूरी पर कैमरा लिए खड़े रिपोर्टर को हाथ से इशारा किया। वो रिपोर्टर एक पल के लिए भौचक्का रह गया। फिर तुरंत उसने मेरी गाड़ी का नंबर पहचान लिया और कैमरा लेकर दौड़ता हुआ हमारे पास आया। छोटे मालिक चिन, क्या मैं पूछ सकता हूं कि अपनी एक्स गर्लफ्रेंड की इन हरकतों पर आपका क्या कहना है? मेरा जवाब। इससे पहले कि मैं कुछ कहता, शिया यूयू ने कैमरे की तरफ चेहरा घुमाया और एक प्यारी सी मुस्कान दी। मैं अपने बॉयफ्रेंड की तरफ से जवाब दूंगी। उसकी आवाज तेज नहीं थी, पर बहुत साफ और गंभीर थी। हमें भरोसा है कि कानून सही फैसला करेगा। इसके अलावा वो रुकी और हाथ आगे बढ़ाया। अपना हाथ मेरे हाथ में डाला और अपना सिर मेरे कंधे पर रखकर कैमरे के सामने एक एक शब्द साफ कहा। कृपया अब से कोई भी उन्हें एक्स गर्लफ्रेंड कहकर हमारी जिंदगी में दखल ना दे, क्योंकि चिन्मो की आज और भविष्य की इकलौती गर्लफ्रेंड मैं ही हूं। इतना कहकर उसने मेरे गाल पर एक जोरदार किस किया। वो रिपोर्टर और वहां मौजूद हर कोई ये मंजर देखकर दंग रह गए। शिया यूयू के इस रिश्ते के खुले ऐलान ने सबका मुंह बंद कर दिया। इस बात का जबरदस्त असर हुआ। अगले ही दिन हर जगह यही खबरें थीं कि कैसे चिन्मो की गर्लफ्रेंड ने उन्हें बचाया और सुचिंग युआन का प्यार पल भर में हार गया। इन शब्दों ने सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर धूम मचा दी और हम इंटरनेट के सबसे चर्चित जोड़े बन गए। रही बात सुचिंग युआन की, तो जबरन वसूली के आरोप साबित होने और प्रेगनेंसी की वजह से उसकी सजा टाल दी गई, पर उसकी इज्जत पूरी तरह मिट्टी में मिल गई। लिन फैन को अपने बीमार पिता और कर्ज के बोझ के साथ शहर छोड़कर जाना पड़ा और वो कहीं गायब हो गया। इस तरह कहानी के मुख्य किरदारों का बहुत ही बुरा अंत हुआ। इन फालतू बातों को सुलझाने के बाद मैंने अपना सारा ध्यान अपने होने वाले ससुर को मनाने में लगा दिया। मैंने एक हफ्ता खुद को लैब में बंद रखा और हान राजवंश के समय की मशहूर वाइन बनाने में कामयाब रहा। फिर मैंने ओल्ड वोंग से एक विदेशी के तौर पर शहर के सबसे बड़े ऑक्शन हाउस से संपर्क करवाया और ऐलान किया कि उनके पास प्राचीन किताबों का एक दुर्लभ संग्रह है और वो उसे नीलाम करना चाहते हैं। इस खबर ने पुरानी चीजों के शौकीनों में खलबली मचा दी।
जनरल झाओ जेंगो तक भी ये खबर पहुंची। नीलामी के दिन मैंने खुद को अच्छी तरह तैयार किया और एक शानदार सूट पहनकर शिया यूयू के साथ वहां पहुंचा। यूयू ने मेरा हाथ पकड़ा और घबराते हुए पूछा, क्या तुम्हें यकीन है कि हम जीतेंगे? दादाजी का गुस्सा बहुत तेज है। फिक्र मत करो, मैंने उसका हाथ दबाया और कहा, आज मैं पक्का तुम्हारे दादाजी को इस बॉयफ्रेंड से 100% खुश कर दूंगा। जैसे ही हमने हॉल में कदम रखा, हमने देखा कि झाओ जेंगो पहली ही लाइन में बैठे हुए थे। बुजुर्ग ने माउस रंग का सूट पहना था और वो बहुत ही फुर्तीले और रौबदार लग रहे थे। उनके आसपास कई बड़ी उम्र के रईस और प्रभावशाली लोग बैठे थे जो व्यापार की दुनिया के बड़े खिलाड़ी थे। यूयू उनके पास जाकर नमस्ते करना चाहती थी, पर मैंने उसे रोक दिया। अभी जल्दी नहीं है, पहले तमाशा देखते हैं। इसके बाद नीलामी आधिकारिक तौर पर शुरू हुई। शुरुआत की कुछ चीजें उतनी खास नहीं थीं, जब तक कि वो दुर्लभ प्राचीन किताब सामने नहीं आई। उसकी शुरुआती बोली 10 लाख युआन थी। झाओ जेंगो ने तुरंत अपनी तख्ती ऊपर उठाई। कीमत लगातार बढ़ती गई और जल्द ही 1 करोड़ युआन के पार पहुंच गई। अंत में सिर्फ झाओ जेंगो और एक अनजान खरीदार जो वीआईपी रूम में था, उनके बीच 5 करोड़ की जंग छिड़ गई। झाओ जेंगो ने तख्ती उठाई और उनके बोलने का अंदाज बहुत ही दमदार था। वो इसे जीतने के लिए कुछ भी करने को तैयार थे। तभी वीआईपी रूम से 6 करोड़ की आवाज आई। झाओ जेंगो के माथे पर बल पड़ गए। उनके पास खड़े आदमी ने कान में धीरे से कहा, साहब, हमारा बजट कम पड़ रहा है। झाओ जेंगो पूरी उम्र ईमानदार रहे थे, अपनी सारी जमा पूंजी मिलाकर भी वो सिर्फ कुछ करोड़ ही जुटा पाए थे। ये उनकी तरफ से दी जाने वाली सबसे बड़ी बोली थी। उन्होंने एक ठंडी आह भरी। उनकी आंखों में मलाल और हार मान लेने का भाव साफ दिख रहा था। जैसे ही वो अपनी तख्ती नीचे करने वाले थे, तभी 10 करोड़ एक की गूंजती हुई आवाज पूरे हॉल में सुनाई दी। सबने एक साथ मुड़कर देखा और सबकी निगाहें मुझ पर टिक गईं। मैं मुस्कुराया और अपने हाथ की तख्ती को ऊंचा कर दिया। झाओ जेंगो भी हैरान थे। उन्होंने मुझे देखा और फिर पास खड़ी अपनी पोती को देखा, जिसका चेहरा शर्म से लाल था। उनकी नजरों में शक साफ था। वीआईपी रूम वाला मेहमान अब शांत था। एक पुरानी किताब के लिए 10 करोड़ की कीमत बाजार के भाव से कहीं ज्यादा थी। ये तो पानी की तरह पैसा बहाना हुआ, सिर्फ एक मुस्कान पाने के लिए। 1, 2 और 3 बोली पक्की हुई। इस सज्जन को बहुत बहुत बधाई। दुर्लभ किताब खरीदने के लिए पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा और मैं अपनी जगह से खड़ा हो गया। सबकी नजरों के बीच में धीरे धीरे झाओ जेंगो की तरफ बढ़ा। मैंने उनकी तरफ नहीं देखा, बल्कि रेशम में लिपटी वो किताब उठाकर शिया यूयू को दे दी। तुम्हारे दादाजी के लिए एक छोटा सा तोहफा। शिया यूयू ने कांपते हाथों से उसे थाम लिया। तब मैं मुड़ा और झाओ जेंगो की तरफ देखा। हल्का सा झुककर मैंने उन्हें सम्मान दिया, पर मैं डरा हुआ बिल्कुल नहीं था। मैंने साफ लफ्जों में कहा, आपका छोटा चिन्मो यूयू का बॉयफ्रेंड। पहली मुलाकात है, कृपया ये मामूली सा तोहफा स्वीकार करें। झाओ जेंगो मुझे बाज जैसी नजरों से घूर रहे थे, जैसे मेरी रूह तक झांकना चाहते हों। थोड़ी देर बाद वो बोले, तुम व्यापारियों की ये चालाकियां खूब चलती हैं ना? क्या पैसों से मेरी पोती को खरीदना चाहते हो? मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहूंगा। मैंने उनसे नजरें मिलाई। बिना किसी डर के मैंने कहा, यह किताब तो बस शुरुआत है, असली तोहफा तो अभी बाकी है। मैंने चुटकी बजाई। ओल्ड वोंग तुरंत वाइन का एक पुराना मटका लेकर आगे बढ़ा। मैंने खुद उस पर चढ़ा लाल कपड़ा और मिट्टी हटाई, जिससे वाइन की एक भीनी और अनोखी खुशबू वहां फैल गई। वहां मौजूद जानकारों के चेहरे हैरानी से खुले रह गए, यहां तक कि झाओ जेंगो भी, जो इस मामले में माहिर थे, करीब आए। उनकी नजरें बदल गईं। इस वाइन की खुशबू वैसी ही है जैसी पुरानी किताबों में दर्ज है। यह तो बिल्कुल वैसी ही है जो मैंने सालों की मेहनत से तैयार की है। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, किताब बेजान चीज है, पर यह वाइन जिंदा है। मुझे लगा कि एक अकेली किताब के मुकाबले आपको इतिहास का यह घूंट ज्यादा पसंद आएगा। झाओ जेंगो इस बात से पूरी तरह हिल गए थे। वो टकटकी लगाकर उस वाइन के मटके को देखने लगे, फिर मेरी तरफ देखा और उनकी नजरों का शक अब तारीफ और दिलचस्पी में बदल गया। तुम काफी दिलचस्प लड़के हो। अब उन्होंने मना नहीं किया। अपने आदमी को मटका थामने का इशारा किया और मैं समझ गया कि मैंने उनकी पहली परीक्षा पार कर ली है। नीलामी के बाद झाओ जेंगो ने मुझे अपने घर बुलाया। शिया यूयू साथ आना चाहती थी, पर दादाजी के एक इशारे पर वो पीछे हट गई। वो बस दरवाजे पर खड़ी होकर मुझे देखती रही। उसके चेहरे पर फिक्र थी, पर मैंने खामोशी से उसे भरोसा रखने का इशारा किया और दादाजी के पीछे उनके कमरे में चला गया। वहां चारों तरफ किताबें भरी थीं और साथ ही कई पुराने मेडल और तस्वीरें भी थीं। उन्होंने मुझे बैठने को कहा और खुद मेरे लिए चाय बनाई। अब बोलो नौजवान, यूयू के करीब आने का तुम्हारा असली मकसद क्या है? मैं उससे प्यार करता हूं, मैंने सीधा जवाब दिया। कैसा प्यार? झाओ जेंगो एक कड़वी हंसी हंसे। तुम जैसे व्यापारियों के मुंह से प्यार की बातें शोभा नहीं देती। इसमें सिर्फ फायदा और गणित होता है। यूयू के दादाजी को व्यापारियों से काफी नफरत थी।
मैंने चाय का प्याला उठाया और धीरे से बोला, अपनी जिंदगी में मैं भी सबसे ज्यादा नफरत लालची लोगों से करता हूं, जो सिर्फ पैसा देखते हैं। पर अगर कोई व्यापारी देश और लोगों के लिए काम करे तो क्या आप तब भी नफरत करेंगे? मेरे इस सवाल ने उन्हें चुप कर दिया। मैंने अपने बैग से एक फाइल निकाली और उनके सामने रख दी। ये मेरी रिसर्च टीम है जिसने एक नई चिप तकनीक बनाई है जो देश को दुनिया में सबसे आगे ले जाएगी। ये चिप बनाने की तकनीक में क्रांति ला सकती है और ये रही मेरी एक नई ऊर्जा वाली कंपनी जिसकी बैटरी तकनीक से इलेक्ट्रिक गाड़ियां दोगुनी दूरी तय कर सकेंगी और वो भी पूरी सुरक्षा के साथ। और ये मेरा AI मेडिकल प्रोजेक्ट है। ये डेटा के जरिए कैंसर का शुरुआती दौर में ही 90% तक पता लगा सकता है। मेरी हर बात के साथ उनके चेहरे पर हैरानी बढ़ती गई। जब उन्होंने वो सारे दस्तावेज पढ़ लिए तो वो इतने हैरान थे कि उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकला। वो मुझे किसी अजूबे की तरह देख रहे थे। ये सब आपने किया है? मैंने अपनी टीम के साथ मिलकर ये मुमकिन किया। मैंने कहा, मेरी नजर में व्यापारी लालची इंसान का दूसरा नाम नहीं होता। पैसा तो बस एक औजार है। इस औजार का इस्तेमाल बड़ी वैल्यू बनाने और देश और समाज की तरक्की को आगे बढ़ाने के लिए किया जाना चाहिए। ये हमारी पीढ़ी के उद्यमियों की जिम्मेदारी और मिशन है। मजबूत युवा ही मजबूत राष्ट्र बनाते हैं। व्यापार भी देश की सेवा कर सकता है। वहां स्टडी रूम में कब्रिस्तान जैसी खामोशी छा गई। शाहजेंग गोयल ने बहुत देर तक मेरी तरफ देखा। उनकी नजरों में जो शक और सवाल थे वो अब हैरानी में बदल गए और फिर उन्हें सुकून और गर्व महसूस हुआ। वो अचानक खिलखिलाकर हंस पड़े। हाँ, बहुत बढ़िया, वाकई बहुत बढ़िया। व्यापार भी देश की सेवा कर सकता है। मैं अपनी कही बात वापस लेता हूं। वो खड़े हुए और मेरे कंधे पर जोर से हाथ मारा। तुम मेरी पोती यूयू के लिए बिल्कुल सही जीवन साथी हो। तुम्हें पाना उसकी खुशनसीबी भी है और हमारे परिवार के लिए भी ये एक वरदान है। मैं जानता था कि ये पहाड़ जैसा इंसान, जिन्हें लोग दादा ससुर कहते थे, मैंने न सिर्फ उनका दिल जीत लिया था बल्कि उन्हें अपना सबसे बड़ा मददगार बना लिया था। जब मैं शाह निवास से बाहर निकला तो शायू एक छोटे खरगोश की तरह भाग कर आई और सीधे मेरे गले लग गई। कैसा रहा? मेरे दादाजी ने तुम्हें ज्यादा परेशान तो नहीं किया ना? मैंने अपना चेहरा लटकाया और कहा कि वो हमारे साथ होने के खिलाफ हैं। शायू का चेहरा तुरंत उतर गया और उसकी आंखें भर आईं। मैंने अपनी बात खींचते हुए कहा, उन्होंने कहा कि जब तक हम जल्दी शादी नहीं करते तब तक वो अपने पड़पोते को नहीं देख पाएंगे। शायू 3 सेकंड के लिए सन्न रह गई। फिर उसे एहसास हुआ कि मैं उसे चिढ़ा रहा था। उसने कहा, तुम बहुत बुरे हो, और अपने नन्हे हाथों से वो मुझे धीरे धीरे मारने लगी, जिनमें बिल्कुल भी जोर नहीं था। मैं हंस पड़ा और उसके हाथ पकड़कर उसे अपनी बाहों में खींच लिया। उसके कान में फुसफुसाते हुए मैंने कहा, यू क्या तुम मुझसे शादी करोगी? इस बार वो बिल्कुल नहीं हिचकिचाई और बोली, हाँ मैं करूंगी, हाँ मैं करूंगी। हमारी शादी बिना किसी दिखावे के हुई, जिसमें सिर्फ करीबी परिवार और दोस्त आए थे। लेकिन वहां मौजूद हर इंसान इतना रसूखदार था कि उसके एक इशारे पर पूरी राजधानी कांप सकती थी। शादी में चिन रोशवेई भी आई थी। उसे न्योता नहीं मिला था, पर वो बिन बुलाए आई और एक कोने में चुपचाप खड़ी रही। हमें अंगूठियां बदलते देख उसकी आंखों में अकेलापन और पछतावा साफ झलक रहा था। वो पहले से काफी कमजोर लग रही थी। उसका वो पुराना रौब अब पूरी तरह खत्म हो चुका था और उसके पूरे वजूद पर सिर्फ थकान और मायूसी छाई थी। मैंने बस एक सरसरी निगाह उस पर डाली और अपना मुंह फेर लिया। कुछ लोग अगर एक बार छूट जाएं तो पूरी जिंदगी के लिए छूट जाते हैं। मेरी नजरों और दिल में शुरू से आखिर तक सिर्फ वो लड़की थी जो दुल्हन के लिबास में मेरे पास खड़ी थी। मैंने उसका घूंघट उठाया और उसके शर्माते हुए गालों को देखा और उसे चूमते हुए कहा, मैं तुमसे प्यार करता हूं चिन्मो, मैं भी तुमसे प्यार करती हूं। शादी के बाद की जिंदगी सादी थी पर बहुत ही सुखद और मीठी थी। मैं अब भी आराम की जिंदगी जी रहा था और अपनी मर्जी से सोकर उठता था। अपनी पत्नी के लिए खाना बनाना और नई नई डिशेज आजमाना मेरा शौक बन गया था। कभी कभी कंपनी की मीटिंग में जाता, पर बाकी समय मैं यू के साथ ही रहता। लोग मजाक में कहते कि चिन्मो आज भी सोकर नहीं उठे क्या। इंटरनेट पर मेरे नाम का हैशटैग चलता रहता था, पर अब लोग मजाक उड़ाने के बजाय हमारी जोड़ी को देखकर जलने लगे थे। हमारे प्रेसिडेंट चिन अभी तक सोकर नहीं जागे हैं। वो पक्का घर पर अपनी पत्नी के साथ होंगे। ये कितने शानदार पति हैं। वो पैसे कमाते हैं और आप बस फूलों की तरह खूबसूरत बनी रही है। और वो खुद भी बहुत हैंडसम है। यू ने पिछले जन्म में जरूर पूरी दुनिया को बचाया होगा। जहां तक मेरी बात है, मैंने यू को बहुत ज्यादा लाड़ प्यार से बिगाड़ दिया था। मैं इस दुनिया की हर बेहतरीन चीज उसे देना चाहता हूं।